discuss about the Vaman procedure. Then we are going to start with the Panchkarma procedure. First of all, why we need the Purv Karma? Purv Karma की requirements क्यों रहती है? To promote अग्नि. जैसे ही हमने पंचकर्म को स्टार्ट करना है, पेशेंट सबसे पहले कर्म करना है. पूर्व में वी हैव टू गिव द पेशेंट दीपन पाचन द्रव्य को देना है टू एग्जॉस्ट आमा. आमा दोषा के लक्षण, आमा के लक्षणास होते हैं बॉडी में. आम दोष को शांत करने के लिए हमें पेशेंट को निरामावस्था में लाने के लिए वी हैव टू गिव द दीपन पाचन ड्रग्स. मोरबिड दोषास को अपनी जगह पे जाने के लिए टू मोबिलाइज द दोषास फ्रॉम शाखा टू कोष्ठा. जितने भी दोषास हमारे शाखा में है, वी आर हैविंग द पेन, अगर पेशेंट को पेन जॉइंट्स में है, रिस्ट जॉइंट में है, शोल्डर जो द बॉडी एंड रेंडर देम. हमारी बॉडी पार्ट को सॉफ्टनिंग करने के लिए हमें पंचकर्म से पहले पूर्व कर्म की आवश्यकता होती है. स्कोप ऑफ शोधना थेरेपीज. शोधन के क्या क्या स्कोप हैं? शोधन हमें क्यों करवाएंगे पेशेंट को? अगर हम किसी पेशेंट को लंबे टाइम तक शमन चिकित्सा कर रहे हैं, उसमें हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब हमें उस पेशेंट को शोधन चिकित्सा की तरफ लेके जाना चाहिए. क्यूरेटिव मैनेजमेंट क्योंकि आम इकट्ठा होता है तो वो हमारे टाइप ऑफ हमें ट्रीटमेंट्स को करके और suppress the diseases process and rehabilitate the patient. हमें शोधन चिकित्सा क्या शोधना हमें किस ऋतु में करना चाहिए? ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट दैट कि कौन सी ऋतु में किस तरह का हमें शोधन ट्रीटमेंट्स प्लान करने हैं. क्लासिकल पंचकर्म में सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है दैट इज ए पूर्व कर्म. पूर्व कर्म का जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है दैट इज ए लंघन. लंघन, दीपन, पाचन. फर्स्ट इज अ फास्टिंग, और हमें फास्टिंग करवानी है पेशेंट को. लंघन चिकित्सा देनी है. अगर ज्वर का पेशेंट है तो लंघन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द ज्वर. हमें पेशेंट को लंघन करने के लिए उसकी डाइट मैनेज करना है और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे पेशेंट को लेके जाना है. नेक्स्ट इज पूर्व कर्म में ऑयलेशन, अभ्यंगम एंड स्वेदन करते हैं. सुडेशन एंड स्वेटिंग करनी है. प्रधान कर्म वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम और रक्तमोक्षण स्थापना और उन्वासन वस्ती जो अकॉर्डिंग टू चरक बताई गई है, और सुश्रुत ने इसमें रक्तमोक्षण को ऐड किया है. उसके बाद पश्चात कर्म जो हमें करने हैं दैट इज ए पोस्ट थेरेपी, जिसमें हम समसर्जन क्रम पेशेंट को देंगे. अगर हम पंचकर्म में ट्रेडिशनली केरलीय पंचकर्म की तरफ चाहते हैं जिसमें धारा कर्म है, पिंड है, अग्नि लेप, अन्न लेप है, जैसे षष्टिक शाली का जो ऑलरेडी क्लास में मैंने लास्ट डिस्कस किया था कि पिंड स्वेदन कैसे किया जाता है. षष्टिक शाली में ही अन्न लेपम भी लगाया जाता है. शीरोलेपम, काया सेक, ये सारे ही बहुत कॉमन प्रोसीजर है जो केरला में प्रैक्टिस किए जाते हैं, जो केरलीय पंचकर्म के नाम से पूरे ही विश्व में जाने जाते हैं. जब भी हमने पंचकर्म के लिए पेशेंट को प्लान करना है, सबसे पहले हमने दीपनीय पाचनीय उसको ड्रग्स देने हैं. दीपन पाचन के लिए वी कैन एडवाइज द पेशेंट टू अग्नितुंडी वटी, पित्रकादि वटी, या हम पेशेंट को त्रिकटु चूर्ण, इन सब चीजों से दीपन पाचन कर सकते हैं. दीपन और पाचन अपने आप में वर्ड्स जो है वो बता रहे हैं कि हमने बॉडी के डाइजेशन पावर को इंक्रीज करना है. इसमें आम पाचक चूर्ण को भी यूज किया जा सकता है, हिंगवास्टिक चूर्ण को भी यूज किया जा सकता है, अग्नितुंडी वटी को भी यूज किया जा सकता है. अगर पित्त प्रगट की तो उसमें अग्नितुंडी वटी को नहीं देना चाहिए, उसमें वी कैन गिव द चित्रकादि वटी हम दे सकते हैं, क्योंकि अग्नितुंडी वटी जो है वो तीक्ष्ण वीर्य की होती है, उष्ण वीर्य है, तो इसलिए पित्त प्रगति के पेशेंट में कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं. नेक्स्ट, दीपन पाचन करने के बाद वी हैव टू गो फॉर द
हमने पेशेंट का स्नेहपान करवाना है। स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन स्टैंड फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ द बॉडी। दो तरह से स्नेहन होता है, फर्स्ट इज द बाह्य स्नेहन और अभ्यंतर स्नेहन। बाह्य स्नेहन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ अभ्यंतर, तेल, वसा और मज्जा। चार तरह से हम स्नेहपान पेशेंट को करवा सकते हैं। वी कैन गिव द घृतपान, वी कैन गिव तेल, वसा और मज्जा देके इसको पेशेंट को स्नेहपान करवाया जाता है। अब स्नेहना इंक्लूड रहता है बाहरी स्नेहना, दैट इज इंटरनल ऑयलेशन एंड एक्सटर्नल ऑयलेशन। एप्लीकेशन ऑफ द बॉडी ऑयल, जितने भी मेडिकेटेड ऑयल हैं उनको उनसे बॉडी के बाहर एक्सटर्नल पार्ट की मसाजेस करना, और चाहे वो हम उसको पत्र पोटली से सेकाई करे, उसको षष्टिकशाली दे, परिषेक दे, ऑयल परिषेक दे, पीड़ितशिल दे, द बाहरी सेक के अंडर ही। टाइप ऑफ स्वेदन, स्वेदन चिकित्सा जब भी हम पेशेंट की प्लान करते हैं स्नेहन करने के बाद, वी कैन प्लान फॉर द सअग्नि और निरग्नि स्वेदन। जो क्लासिकली बताया गया दैट इज सअग्नि स्वेदन जो है वो 13 तरह से होते हैं और निरग्नि स्वेदन 10 तरह से। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो स्वेदन की दी गई है दैट इज लोकल एरिया पे और जनरलाइज्ड, पूरी ही बॉडी पे स्वेदन चिकित्सा की जा सकती है। जैसे हम स्टीम चैम्बर में पेशेंट को बिठाते हैं, स्टीम चैम्बर में बिठा के पेशेंट को 40 मिनट स्टीम चैम्बर में बिठा के पेशेंट को 40 मिनट मसाज देने के बाद जब बिठाया जाता है तो मिनिमम 5 to 7 मिनट तक बिठाया जाता है। इसमें भी समर और विंटर के हिसाब से, अगर गर्मियों का मौसम है तो टाइम ड्यूरेशन 4 to 5 मिनट्स ही रहता है, और सर्दियों के मौसम में इसकी ड्यूरेशन 5 to 7 मिनट हो सकती है। जब भी स्टीम चैम्बर में पेशेंट जाती है या आमलकी के चूर्ण को यहाँ पे बिल्कुल बीच के हिस्से में अप्लाई किया जाता है ताकि उसके बॉडी को हम मेंटेन कर सके, उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। एकांग स्वेदन जो होता है दैट इज ए लोकल स्वेदन। हम बॉडी की किसी भी लोकल पार्ट पे स्टीमिंग कर सकते हैं। जैसे किसी को बैक एक है तो हमने पेशेंट को लेटा के नाड़ी स्वेदन उसको दे दिया है, शोल्डर में है तो पर्टिकुलर एक ही एरिया पे उसकी स्टीमिंग की जाती है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ स्वेदन दिया गया है दैट इज ए मोस्ट स्वेदन एंड द ड्राई स्वेदन। स्निग्ध स्वेदन और रुक्ष स्वेदन जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्निग्ध स्वेदन में पत्र पोटली देंगे, रुक्ष स्वेदन में हम बालू का पोटली या ड्राई पोटली की मसाज पेशेंट को देंगे। टाइप ऑफ स्वेदन में नेक्स्ट आता है महास्वेदन, मध्यम स्वेदन एंड दुर्बल। हाई स्वेट, मीडियम स्वेट एंड लो स्वेट, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी कि पेशेंट का बल क्या है। हीन बल वाले पेशेंट को कभी भी हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टीम नहीं दे सकते। तो वी हैव टू चेक, जब हम अष्टविधा दशविधा परीक्षा है जिसमें पेशेंट का साथ में सतब वया इन चीजों का असेसमेंट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही स्टीम की चिकित्सा प्रैक्टिस की जाती है। इंडिकेशन ऑफ स्वेदन, स्वेदन चिकित्सा किस किस में दी जा सकती है। स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, पूरी ही बॉडी में कहीं पे भी स्टिफनेस है, बट अगर हम अति स्वेदन लक्षणास किसी पेशेंट में जाते हैं तो उसमें स्टिफनेस भी बढ़ जाती है। अगर हमें टाइम पीरियड 5 to 7 मिनट है विंटर में, 7 मिनट तक हम स्वेदन दे सकते हैं। किसी पेशेंट को हमने ज्यादा एक्सेसिव स्टीम भी दे दिया या कई बार पेशेंट के बोलने पर डबल स्टीम्स भी चली जाती है, तो उस कंडीशन में स्टिफनेस पेशेंट की बढ़ जाती है। पेन, अगर किसी को पेन है वहां पे स्वेदन चिकित्सा दी जा सकती है। कोल्ड में स्वेदन की चिकित्सा दी जा सकती है। हैवीनेस इन द बॉडी, घोरत्व, बॉडी में हैवीनेस हो रहा है बहुत लंबे टाइम ट्रैवल करने की वजह से, या देयर इज सो मेनी रीजन बिहाइंड कि बॉडी में बहुत हैवीनेस लग रहा है, उस कंडीशन में स्वेदन चिकित्सा दी जा सकती है। ड्राइनेस इन द बॉडी, वात दोषास, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मला, मूत्र और शुक्र, वात दोष में हम स्वेदन चिकित्सा दे सकते हैं। प्रायर टू पंचकर्मा प्रोसीजर और पूर्व कर्म के रूप में स्वेदन चिकित्सा को दिया जाता है। स्वेदन कैन बी गिवन इवन इन्फेंट्स बाय देयर, हम वार्म हैंड से हाथों को गर्म करके या पैरों पे से घर्षण विधि से, दैट इज आल्सो कम्स अंडर द स्वेदन चिकित्सा। पेरिफेरल बॉडी पार्ट पे हम घर्षण विधि से हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो स्वेदन चिकित्सा अभ्यंगम करने के बाद, अभ्यंगम और स्वेदन चिकित्सा में डिफरेंट टाइप ऑफ अभ्यंगम को हम कर सकते हैं। जैसे आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि अभ्यंगम को मरमा मसाज भी दी जा सकती है, उसको हम
जब भी हमने पंचकर्म प्री पंच, जैसे अगर तो अपने पेशेंट को पूर्व कर्म के लिए प्लान करना है को असेस करेंगे। फिर एक और मात्रा होती है दैट इज ह्रस्वी हसी मात्रा। ह्रस्वी हसी मात्रा जो है दैट इज वेरी लेस। हम पेशेंट के दोषास के अकॉर्डिंग और उसकी अग्नि के अकॉर्डिंग उसको ह्रस्वी हसी मात्रा दी जा सकती है। पेशेंट हु अंडरगो द स्नेहपाना, स्नेहना कैन बी गिवन ओनली अर्ली इन द मॉर्निंग। स्नेहपान को क्लासिकली विद इन 15 मिनट्स ऑफ सनराइज दिया गया है, बट रेगुलर प्रैक्टिस में पॉसिबल नहीं हो पाता कि पेशेंट इतना अर्ली, या हमारे सेंटर्स इतनी जल्दी ओपन नहीं हो पाते, तो सनराइज के का टाइम ना लेके वी कैन यूज द टाइम जो कफ का काल होता है, मॉर्निंग 8:30 9 o'clock का जो टाइम होता है टिल कफ काल होता है। कफ काल के टाइम पे हमें स्नेहन को देना चाहिए। इसके बाद स्नेहपान का स्नेहपान नहीं करना चाहिए। वमन भी करवाना है तो अर्ली मॉर्निंग का ही कफ का टाइम होता है, कफ काल में ही वमन को कराया जाता है। इसी तरह स्नेहपान जो है विद इन 50 मिनट्स ऑफ सनराइज, अगर पेशेंट को घर के लिए दे रहे हैं, अगर आप सेंटर पे बुला रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग ऑफ योर सेंटर्स, तो 9 o'clock से पहले पहले हम घृतपान उसे कराएंगे। और प्रिस्क्राइब द अग्निबला, पेशेंट के अग्नि बल के अकॉर्डिंग वी कैन स्टार्ट विद द 30 ml, 50 ml, 60 ml, 75 ml। अकॉर्डिंग टू दिस हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले मिनिमम ऑफ घृतपान से स्टार्ट करना चाहिए, 10 to 20 ml से स्टार्ट करना चाहिए। जिससे पेशेंट की अवस्था है, पेशेंट इज एबल टू डाइजेस्ट द घृत, और उसके दोषास के अकॉर्डिंग, उसकी पाचन अवस्था के अकॉर्डिंग वी कैन इंक्रीज। नेक्स्ट डे के लिए हम घृतपान को इंक्रीज कर सकते हैं। घृतपान के दौरान जो पेशेंट को डाइट दी जाती है दैट इज ओनली, हमें बॉइल्ड वाटर देना होता है। शुंठी युक्त अदरक जो होता है वो फिर पाचनीय काम करता है, दीपन काम करता है। तो पेशेंट को पानी में शुंठी डाल के उसको बॉईल करके वो पानी जो पीने के लिए दिया जाता है। धान्य को यूज कर सकते हो, कोरिएंडर सीड्स को वाटर में डाल के उसको बार बार पानी जो है, घृतपान के दौरान वाटर की जो कंसिस्टेंसी होती है उसमें हमें पानी की मात्रा जितना से 30 ml पेशेंट ने फर्स्ट डे घी लिया है तो कम से कम 6 to 7 ग्लासेस वो पानी पिएगा। नेक्स्ट डे अगर उसके घृत की डोज को हम जैसे इंक्रीज करते हैं, 30 से हम 60 ml तक लेके जाते हैं, तो उसमें वाटर की डोज को भी हम इंक्रीज कर देंगे। वहां जैसे हम 3 से 4 गिलास पानी दिया है, वहां हम 6 to 7 ग्लास पानी जो है पेशेंट को पिलाएंगे। सो इसके जितना मेडिसिन उसने इनटेक करी है उसके अकॉर्डिंग ही उतना वो वाटर कंटेंट को भी इंक्रीज करेगा, ताकि जो घृत उसने घृत पान किया है वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए। एक क्वेश्चन था। यस सर। मतलब जब आप बोल रहे हो कि जितना स्नेह यूज करते हैं और उतना ही वाटर करवाते हैं, तो फिर अगर मान लो ज्यादा स्नेह यूज करवा रहे हैं तो ज्यादा अगर वाटर इनटेक करोगे तो डाइल्यूट नहीं होगा क्या? सर एब्जॉर्प्शन कैसे होगी उसकी? अगर आप डायरेक्ट स्नेह दे दोगे 32, आपने जैसे 50 ml या 90 ml तक स्नेह पान दे दिया और पेशेंट को गर्म पानी पीने के लिए नहीं दिया तो वो डाइजेस्ट नहीं ना होगा। लेकिन अगर मान लो वाटर का इंटेक अगर ज्यादा बढ़वाओगे तो फिर एसिड का डाइल्यूशन नहीं होगा, तो फिर तो वैसे ही इंडाइजेशन हो जाएगा उसका। नहीं, इंडाइजेशन नहीं होता सर। आप जब आपने घृत पान दिया उसको, अगर वाटर आप इंक्रीज नहीं करोगे तो वो घृत का प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा और घृत के सम्यक लक्षण नहीं आएंगे। क्योंकि घृत का मेन सम्यक लक्षण क्या है कि आपकी बॉडी के ऊपर स्निग्धता आना और मोशन आपका क्लियर होना। अगर वाटर इनटेक ज्यादा नहीं लोगे तो जो घृत है वो प्रॉपर डाइजेशन फेज में नहीं जाएगा और मोशन आपका क्लियर नहीं होगा। अगर मोशन क्लियर नहीं होता, क्योंकि जब स्निग्ध लक्षण आते हैं तो पेशेंट से पूछा जाता है कि आपका मोशन कैसे हुआ, वो बताता है कि मोशन में मुझे स्लिपरी स्लिपरी सा फील हुआ या ऐसे घी घी जैसा फील हुआ। जब तक उसको पॉटी के रास्ते में घी फील नहीं होता है तब तक उसके स्निग्ध लक्षण को हम कंसीडर नहीं कर सकते। मेन घृतपान का मैकेनिज्म ये है कि हमने पूरे ही इंटेस्टाइन्स को लुब्रिकेट करना है। ठीक है। वो जाठरा अग्नि जैसे काम करती है ना, वो डाइजेशन फेज में जाएगा। डाइजेशन फेज में जाके जब वो सारा और किट्टा भाग में डिवाइड होता है हमारा, तो जो किट भाग होगा उसमें जो ऑयलिंग है वो इंटेस्टाइन्स को पूरा लुब्रिकेट करेगी। जब लुब्रिकेट करेगी तभी तो हमारी पैरास्टैटिक मूवमेंट्स भी इंक्रीज होगी और मोशन में पूरा स्लिप मतलब घी की तरह फॉर्म होगा। और सम्यक लक्षण भी हमें तभी दिखेगा जब वो पेशेंट हमें बताएगा आके कि हाँ मुझे घी फील हुआ है। उसके अकॉर्डिंग वी कैन प्लान फॉर द सेकेंड डे का ट्रीटमेंट हम प्लान करेंगे। इसलिए वाटर इनटेक को बढ़ाना जरूरी है।
और स्नेहपान जो है वी कैन कंटिन्यू फॉर द 3, 5, 7 डेज तक, जब तक हमें सम्यक लक्षणास ना दिख जाए तब तक हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट पेशेंट सम्यक लक्षणास जो क्लासिकली सम्यक लक्षणास दिए गए हैं उसमें वी हैव टू, जैसे फर्स्ट डे हमें 30 ml दिया, सेकंड डे 60, दिस इज द एक प्रोटोकॉल जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं काफी सालों से, मैं उस प्रोटोकॉल को शेयर कर रही हूँ अभी आपके साथ। अदरवाइज यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, आप 10 ml से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर दोषा जो है वो हीनावस्था में है और पेशेंट की जो सतव है उसके अकॉर्डिंग वी कैन प्लान, हम 10-20 ml से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या हरस्वी मृदु क्रूर कोष्ठ के अकॉर्डिंग। अगर किसी पेशेंट का मृदु कोष्ठ है तो मृदु कोष्ठ को असेस करते हैं, आपने गर्म दूध उसको पीने के लिए दिया और सुबह उठ के पेशेंट बोल रहा है कि मुझे 2-3 बार मोशन हो गया, तो वो मृदु कोष्ठी है। और क्रूर कोष्ठी जो है वो हिस्ट्री देगा आपको कि उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है वो लगातार रहती है, 1 या 2 दिन के बाद मोशन होता है, ये मोशन क्लियर ही नहीं हो पाता। अगर कोई पेशेंट ये भी बोलता है कि उसको सुबह एक बार में क्लियर नहीं होता, 2-3 बार जाता है मोशन, उसको भी हम क्रूर कोष्ठी के अंदर ही लेंगे, क्योंकि विबंध उसी पेशेंट को नहीं है जो एक बार मॉर्निंग में उठ के क्लियर हो जाता है, जिसका पैसेज वही नॉर्मल है। अदरवाइज अगर उसको दिन 2 या 3 बार क्लियर करना पड़ता है मोशन, चाहे उसको प्रवाहिका है, संग्रहणी है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द, उसका इंटेस्टाइन का मतलब जो जाठराग्नि है वो डेमिनिश है, उसमें हमें जाठराग्नि को इंक्रीज करना पड़ेगा। हम 30 ml 60 ml इस तरह से डोज को फिर नेक्स्ट डे डबल, क्लासिकली लिखा गया है कि डबल डोज देनी चाहिए, 30 से 60, 60 से 120 ml डायरेक्ट डबल डोज दी जानी चाहिए। बट पेशेंट के विल के अकॉर्डिंग, और जैसे जो दिल्ली में लोग रहते हैं उनकी डाइट का, हरियाणा के लोगों की डाइट का, तो वी हैव टू थिंक अबाउट द साथमी ऑफ द पेशेंट ऑल्सो। अगर एक पेशेंट है वो लगातार घृतपान करता है, बहुत अच्छे से घी खाता है, जैसे हरियाणा के मैक्सिमम लोग जो है वो घी बहुत ज्यादा खाते हैं, इनटेक बहुत ज्यादा रहता है उनका, सो उनको अगर हम 30 ml से स्टार्ट भी करेंगे तो हमें वो स्निग्ध लक्षणास 120 ml तक भी नहीं दिखते हैं, तो उन केसेस में वी कैन हम डायरेक्ट डबल डोज दे सकते हैं अगर पेशेंट उसको पचा पा रहा है। अदरवाइज अगर आप फीमेल पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं या फिर जो पेशेंट बिल्कुल भी घी नहीं खाता है अपनी डाइट में, उसको मिनिमम ऑफ घृत से ह्रस्वीय मात्रा से ही स्टार्ट करना चाहिए, 10 या 20 ml से, उसके बाद टेपरिंग करके आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट डे पेशेंट आया, हमने 30 ml दिया, सेकेंड डे हमने उसकी 60 ml की डोज कर दी, फिर हमने पेशेंट से पूछा है कि उसका मोशन कैसे हुआ, उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं, क्योंकि जब भी वो घृत पाचन अवस्था में जाता है तो घृत के पाचन अवस्था में क्या सिम्टम्स होते हैं, हेडेक होता है, भ्रमा होता है, चक्कर भी आते हैं, गिडीनेस रहती है, डिजीज एक बार एग्रीवेट भी करती है, अगर कहीं बॉडी में पेन हो रहा है वो पेन इंक्रीज भी हो जाता है, ये इसके सम्यक लक्षण के अंडर है घृत पाचन अवस्था में। जैसे घृत पाचन एडजस्ट हो जाता है तो पेशेंट का हेडेक भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जब भी घृतपान किया जाता है उसमें पानी की मात्रा को बढ़ाया जाता है और डाइट बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाती है। इसमें सिर्फ तंडुलोदक, क्लासिकली तो मेंशन किया है, सिर्फ पेशेंट को तंडुलोदक ही देना चाहिए, बट वी कैन एडवाइज द पेशेंट कि वो राइस वॉश वाटर के साथ साथ कुछ टोमेटो सूप्स भी ले ले, या फिर कुछ लिक्विड मूंग की दाल का पानी, इस तरह से हम पेशेंट को दे सकते हैं। अगर सब्जियां भी लेना चाहते तो घिया, तोरी, सीताफल की सब्जी का बिल्कुल पतला करके सूप बनाएगा, लिक्विड सूप बनाएगा, और सिर्फ उसमें सैंधव नमक और काली मिर्ची, ये 2 चीजें ही ऐड करेगा, क्योंकि सैंधव नमक पाचन और काली मिर्च जो है वो फिर दीपनीय कार्य करेगी तो प्रॉपर उसको डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा वो जितने दिन घृतपान करता है, घृतपान के दौरान और कोई भी डाइट पेशेंट को नहीं दी जाती है। थर्ड डे वी कैन इंक्रीज फॉर द 90 ml ऑल्सो, और हम इसको 120 ml तक भी लेके जा सकते हैं। अगर 120 ml पेशेंट डायरेक्ट डाइजेस्ट कर लेता है तो वी कैन हम उसको 120 ml मतलब थर्ड डे भी 120 ml को लेके जा सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिम्टम्स, पेशेंट के सिम्टम को असेस करके उसके अकॉर्डिंग वी कैन प्लान। अब इसमें जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं वो कोरिएंडर, हमने जो अगर पेशेंट कई बार वॉमिटिंग, नोजिया, घृत पीते, जैसे पेशेंट को हमने घी दिया, घी पिलाने का तरीका भी एक होता है, हमने पेशेंट को एडवाइस किया कि दिस इज अ 30 ml मेडिकेटेड घी, पहले डॉक्टर को पेशेंट की काउंसलिंग प्रॉपर करनी चाहिए। मैं आपको घृतपान दे रहा हूँ, घृत लेने से ये मेडिसिन है जो आपकी बॉडी में जितने भी दोषास है उस दोषास को शरीर से बाहर लेके आएगी, आपकी बीमारी को खत्म करेगी।
इसको 30 ml है, इसको पीने के बाद आप गर्म पानी लोगे तो ये पेशेंट जब भी पंचतीर्थ घृत है इसको ओपन करते ही एक अजीब सी प्रेगनेंसी आती है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर तो बहुत इजीली ले लेता है, बट जो पेशेंट्स होते हैं वो एकदम से वॉमिट करना शुरू कर देते हैं। उस कंडीशंस में हमें क्या करना है, या तो नोज में आप कॉटन ऐड कर सकते हो, या पेशेंट को बोलिए आप नाक को पकड़िए, ऐसे बंद करिए और घी को उठाइए विदाउट टेकिंग टेस्ट नहीं करना है, बिना टेस्ट किए टंग को बाहर करिए और ऐसे पीजिए। डायरेक्ट जब आप पेशेंट के गले में डाल देते हो ना, तो उसमें एक तो टेस्ट का पेशेंट को फील नहीं होता, और पेशेंट जो वॉमिटिंग नोजिया की सेंसेशन होने वाली है वो नहीं होती है, जो अदरवाइज क्या था, जैसे पेशेंट मुंह में घी डालता है वैसे ही वॉमिट कर देता है। अगर ऐसा केस हो कि पेशेंट ने जस्ट घी पिया और वॉमिट कर दिया, उस कंडीशन में हम पेशेंट को दोबारा से घृतपान करवा सकते हैं। और अगर पेशेंट को वो डायरेक्ट हमने अंदर ही टच किया है तो उसके बाद पेशेंट को पीने के लिए हम सिंपल गर्म पानी देंगे, या अदरक युक्त शुंठी युक्त गर्म पानी पेशेंट को दिया जा सकता है। बाघ भट्ट के अकॉर्डिंग और बाकी क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग भी मेंशन किया है, घृतपान के दौरान हमें बहुत सारी चीजों को पेशेंट्स को गाइडलाइन देनी चाहिए कि वो रेस्ट, एक तो दिवा स्वप्न बिल्कुल नहीं करेगा, अवॉइड डे स्लीप, रात्रि निंद्रा नहीं, रात की नींद पेशेंट की पूरी होनी चाहिए। अगर पेशेंट को हमने आज हम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए घृतपान, तो आज हम उसको गाइडलाइन देंगे कि आपकी रात की नींद 7 से 8 घंटे की पूरी होनी चाहिए, टाइमली बेड पे जाएं, और सुबह उसको मोशन क्लियर होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को मोशन क्लियर नहीं है और आपने घृत उसको पिला दिया, तो भी घी जो है वो डाइजेस्टिव फेज में नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मल जो है उसकी इंटेस्टाइन्स में पड़ा हुआ है। तो मोशन पहले क्लियर होना चाहिए, इसलिए घृतपान से पहले आप मृदु विरेचन द्रव्य पेशेंट को दे सकते हो, जैसे अभी पत्तीकर चूर्ण है या पंचस्कार चूर्ण है, इसको गुनगुने पानी से पेशेंट को दिया जाता है ताकि उसको एक बार पी ले और मोशन उसका अच्छे से क्लियर हो जाए, नेक्स्ट डे वो घृतपान के लिए उसकी बॉडी को हम प्रिपेयर कर सके। और ड्यूरिंग द घृतपान जो डाइट है दैट इज राइस फ्लोर वाटर ही रहेगा। इंडिकेशंस किस किस में हम घृतपान को दे सकते हैं, घृतपान को स्वेदन या शमन चिकित्सा करने के लिए घृतपान को दिया जाता है। रूक्ष शरीर, रफनेस इन द बॉडी जिसको है उसमें दिया जा सकता है। कृश जो वीक है उसमें दिया जा सकता है। प्रीमेच्योर कैटरैक्ट्स में दिया जा सकता है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में, वात रोगास में दिया जा सकता है। कास में, कफ के कंडीशंस में घृतपान करा सकते हैं। श्वास के केस में करा सकते हैं। हिक्का के केस में करा सकते हैं, और स्किन डिजीज में भी घृतपान करवाया जाता है। होर्सनेस ऑफ वॉइस में भी घृतपान करवाया जाता है। घृतपान के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, किन किन को घृतपान नहीं देना चाहिए। सबसे पहले जो लोग बहुत ही ओबेस हैं, स्थूल है, उनको घृतपान नहीं देना चाहिए। जिस बॉडी में, जिस डिजीज में कफ का बहुत ज्यादा प्रेडोमिनेंट है, कफ कारक बीमारियों में घृतपान को नहीं देना चाहिए। पेशेंट को अतिसार है, डायरिया हो गया है, उस कंडीशंस में घृतपान को नहीं देना है। रक्त पित्त की कंडीशन है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उस कंडीशंस में हमें घृतपान को पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। अब कफ विकार में क्यों, वैसे तो श्वास इज ऑल्सो ए कफ विकार, उसमें वी कैन हम घृतपान दे रहे हैं श्वास में, बिकॉज श्वास की जो वैरायटी होती है वात पित्त कफ महाश्वास छिन्न श्वास, उसके अकॉर्डिंग वी कैन प्लान पेशेंट को हम वी कैन गिव द घृत। कंठकार यदि घृत आता है, या जिस घी में कफ को शमन करने वाले द्रव्य है उसको डाला जाता है, जैसे हार्ट के पेशेंट को घृतपान करवाना है तो अर्जुन आदि घृत आप दे सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर डिजीज उसी ड्रग को हमें चूज करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट, मेन जो घृतपान के दौरान कई कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने आती है और उसकी हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडाइजेशन, पेशेंट को बहुत सीवियर इंडाइजेशन भी हो जाता है। 2 या 3 दिन घृतपान करवाने के बाद उसको वॉमिटिंग सेंसेशन भी हो जाती है। अगर दोषा जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, और व्यान वायु जो है वो और उदान वायु का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है पेशेंट का, उदान वायु के ऑब्स्ट्रक्शन होने से क्या होगा, उसको पेशेंट को अपवर्ड मूवमेंट्स होना शुरू हो जाएंगे, हिक्का हो जाएगी, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगी, नोजिया हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा। सो ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। इंडाइजेशन हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, नोजिया हो जाता है, नोरेक्सिया हो जाता है। पेशेंट का जब घृत पाचन सही से नहीं होता है, जैसे सेकेंड डे पेशेंट ने आके बोला कि मुझे आज मोशन क्लियर नहीं हुआ है,
फर्स्ट डे उसने 30 ml लिया है, सेकेंड डे उसको मोशन क्लियर नहीं हुआ और बिना क्लियर हुए हमने उसको 60 ml दे दिया इन केस, तो उस कंडीशन में कोई इवनिंग तक अगर उसने प्रॉपर वाटर नहीं लिया है, वो पाचन अवस्था में नहीं गया, तो इवनिंग तक पेशेंट को अरुचि पैदा हो जाती है हर चीज के लिए, डिजायरिंग ये करती है कुछ भी खाने की, और बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस भी आ जाती है। तो उस कंडीशंस में हमें फिर घृतपान को स्टॉप कर देना चाहिए और वी कैन स्टार्ट विद फिर दीपनीय पाचनीय ड्रग्स को हमें रीस्टार्ट करना चाहिए पेशेंट को। अगर किसी पेशेंट का दीपन पाचन सही से नहीं हुआ है और डायरेक्ट हमने घृतपान दे दिया, उस कंडीशन में भी एनोरेक्सिया के उस कंडीशन में बहुत ज्यादा अरुचि और जनरलाइज्ड वीकनेस जो है वो पेशेंट में देखने को मिलती है। सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी कई बार हो जाती है। अगर कोई मृदु कोष्ठी भी है और उसके दोषा जो है पाचन अवस्था में नहीं गए हैं और हमने उसको 2 दिन घृतपान करवा दिया और थर्ड डे उस पेशेंट को सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो फिर उसके लिए हमें स्टॉप करना है, पहले दीपन पाचन पे जाना है, प्रॉपर उसका दीपन पाचन करना है और उसको लेग्जेटिव देके एक बार मोशन जरूर करवाना है। इसलिए जब भी घृतपान हम स्टार्ट करते हैं हमें पेशेंट की काउंसलिंग प्रॉपर करनी है कि ये आपको 3 to 5 डेज घृतपान करना है। समटाइम क्या होता है कि पेशेंट 2 दिन घृतपान करता है और उसके बाद अपने यहाँ पे ट्रीटमेंट छोड़ देता है, क्योंकि घी पीना सबके बस की बात नहीं। सबको लगता है कि बहुत, एक तो टेस्ट उसका अजीब सा होता है, जब उसमें उद्गार शुद्धि, इसका मेन सिम्टम जो होता है दैट इज उद्गार शुद्धि। पेशेंट जब घी डाइजेस्ट फेज में डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको बेल्चिंग आती है, जब बेल्चिंग आती है तो बेल्चिंग में भी घी आता है। इसीलिए पेशेंट की काउंसलिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि हम आपको जो मेडिसिन दे रहे हैं इस फेज में आपको ये कंडीशंस आएंगी, और जैसे आप सेकेंड डे है या फर्स्ट डे है तो आपको थोड़ा सा बेल्चिंग आएगी, मुंह में भी लगेगा कि वो उसी घी का टेस्ट आ रहा है। बार बार जब आप गरम गरम पानी पीते रहोगे, शुंठी युक्त जल पीते रहोगे, तो उससे आपका जो दवाई पी है वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाएगी और मोशन आपका क्लियर हो जाएगा। पेशेंट का जब मोशन क्लियर हो जाता है ना, तो उसको जो बेल्चिंग हो रही है या मुंह में खट्टा खट्टा पानी आता है, समटाइम ही फील की ही इज हैविंग सम सीवियर इंडाइशन की प्रॉब्लम हो रही है, सो इन दैट केसेस व्हेन वी आर एडवाइज द हॉट वाटर, तो उष्ण जल जो है वही उसकी एक मेडिसिन की तरह कार्य करता है। ऑयलेशन जो है ये पेसिफाई करता है बात को, लुब्रिकेट करता है हमारे पूरी ही बॉडी को, सॉफ्टनिंग करता है हमारी दोषास की, इम्प्रूव करेगा हमारा डाइजेशन, रेगुलेट करेगा बोवल्स को और इम्प्रूव करेगा स्ट्रेंथ को एंड कॉम्प्लेक्शन एंड प्रिवेंट प्रीमेच्योर एजिंग। अब स्नेहपान हमें क्यों करवाना चाहिए, क्योंकि स्नेहपान के बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयलेशन जो है, ये जितने भी वायु हमारी बॉडी में एग्रीवेटेड है, अगर पेशेंट को किसी को आप ह्रस्वी अस्वी मात्रा में भी स्नेहपान लगातार करवा रहे हैं, से पंचतीर्थ घृत मॉर्निंग में 5 ml या 10 ml रेगुलर पेशेंट को 1 मंथ तक दिया जा सकता है, 5 ml अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद भी पेशेंट को 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीने के लिए बोलते हैं और रेस्ट फॉर द हाफ एन आवर तक। सेकेंड थिंग, जब हम घृत पान कराते हैं तो हमें घृत को पाचन करने के लिए टाइम देना चाहिए। जैसे हमने 30 ml घृत पान दिया तो कम से कम उसके लिए 1 पैर में 3 आवर्स तक उसको डाइजेस्ट करने में लगते हैं। सेकेंड डे जैसे हमने उसकी डोज बढ़ाई है तो पेशेंट को ये गाइडलाइन जरूर देनी है कि डोज के साथ साथ उसको वाटर इनटेक और टाइम बढ़ाना है। जैसे फर्स्ट डे उसने सुबह 7 o'clock घी लिया तो 10-11 o'clock तक वो कुछ नहीं खाएगा, सिर्फ बार बार गर्म पानी ही पिएगा। जब उसको बेल्चिंग प्रॉपरली डाइजेस्ट ऐसी आएगी कि जो मैंने दवाई पी थी वैसे बेल्चिंग नहीं आ रही, उद्गार शुद्धि हो गई है, उस कंडीशन में वो अपना तंडुलोदक या फिर कोई सूप ले सकता है, लिक्विड सूप। सेकेंड डे जैसे हमने डोज को इंक्रीज किया, हमें टाइम पीरियड को इंक्रीज करना है। 3 आवर्स की जगह हम पेशेंट को 5 आवर्स तक एम्प्टी बोलेंगे रहने के लिए, क्योंकि जितना हम डोज ऑफ इनटेक घीत की लेते हैं उतना ही टाइम पीरियड भी इंक्रीज करना पड़ता है। दैट टाइम विल टेक टू डाइजेस्ट द मेडिसिन। एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने सुबह करा और सुबह करने के बाद में 4 या 5 घंटे का जैसे टाइमिंग डाइजेस्ट के लिए दे दिया, फिर नाइट का जब फूड इनटेक करेगा तो क्या मूंग का पानी है वही रहेगा या तंडुलो वाटर? वही स्नेहपान के दौरान जो है ना बिल्कुल लिक्विड डाइट पे ही पेशेंट को रखा जाता है ताकि हम, हाँ जी बोलिए आप। 7 days यही लिक्विड डाइट रहेगी? यस,
जितने दिन आप 3 डेज 5 डेज 7 डेज जितने दिन के लिए मृदु मध्य क्रूर कोष्ठ के लिए प्लान करते हैं, मृदु कोष्ठ के लिए 3 डेज प्लान किया जाता है, मध्यम कोष्ठ के लिए 5 डेज और क्रूर कोष्ठ के लिए 7 डेज को प्लान किया जाता है। जितने दिन आप घृतपान प्लान करोगे उतने दिन की डाइट जो होगी वो बिल्कुल लिक्विड डाइट ही पेशेंट की रहेगी, ताकि वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाए। हमें गुरु आहार नहीं देना है, लघु आहार पे रखना है। लघु आहार को पे रखने का भी कार्य ये है कि हमने बॉडी को एक्सेसिव फंक्शनिंग में नहीं लेके जाना है। जितना लिक्विड लेगा उतना ही हमारे दोषास को, मतलब जो घृत है वो इजी कैन स्प्रेड टू होल बॉडी, हमारे सभी शाखास में जाके वो जितना भी स्रोतस अवरोध है उसको ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज कर सकता है। जी जी, इसलिए लिक्विड डाइट ही दी जाती है। ओके। स्नेहपान जब हमने 7 डेज या 5 डेज के लिए पेशेंट को स्नेहपान करा दिया, फिर 5 डेज स्नेहपान करवाने के बाद पेशेंट के जो लक्षण होते हैं, एक तो स्किन देखेंगे हम, स्किन जो है उसकी लुब्रिकेशन हमें अनचियस दिखेगी, उसकी स्किन एक शाइनिंग दिखने लग पड़ेगी उसकी स्किन में। मोशन पेशेंट का क्लियर होगा, पेशेंट बताएगा कि पूरा पॉटी में घी आ रहा है, तो वो उसके सम्यक संदिग्ध लक्षणास के अंडर आता है। अगर पेशेंट में हमें सम्यक संदिग्ध लक्षणास दिखते हैं तो वी कैन प्लान फॉर द वमन या विरेचन के लिए हम प्लान कर सकते हैं। और किसी कंडीशंस में हमें देखता है कि पेशेंट को सम्यक संदिग्ध लक्षणास नहीं दिख रहे हैं, उस कंडीशन में वी कैन स्टॉप, हम स्नेहपान को स्टॉप करके दोबारा से दीपन पाचन करके फिर स्नेहन देके फिर वमन या विरेचन जो है वो पेशेंट को प्लान कर सकते हैं। नाउ वी हैव मूव टू द वमन। वमन की थेरेपीज हम कैसे कैसे, हमने स्नेहपान करवा दिया, स्नेहपान करवाने के बाद हम पेशेंट को 1 डे रेस्ट के लिए देंगे, जिसमें हम पेशेंट को बॉडी मसाज और स्टीम देंगे और उसको कफ कारक आहार देंगे, कफ को बढ़ाने वाला रात को खाने में देंगे, जिसमें दही दे सकते हो। अगर बाहर का कुछ खाना चाहते हो तो हम पेशेंट को थोड़ा मतलब उसकी काउंसलिंग इस तरह से कर देते हैं, पेशेंट भी हैप्पी हो जाता है कि आज आपका पार्टी डे है जी, 7 डेज हमने आपको कुछ नहीं खाने को दिया, सो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टेड डाइट पे रखा गया है और अब आज हम आपको पूरा पार्टी डे देंगे, आप कुछ भी खाइए, जिसमें आप दही ले सकते हो, पेस्ट्रीज ले सकते हो, क्रीम वाली चीजें जो उसको डिजायर हो वो चीज, वो आप उसको कफ को बढ़ाने वाली चीजें जो है आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो। दूध दे सकते हो रात में, दही दे सकते हो, तो वो कफ कारक आहार पेशेंट लेगा। पेस्ट्रीज भी, मतलब वी कैन एडवाइज अ पेस्ट्रीज ऑल्सो, जिससे पेशेंट को एक मेंटली सेटिस्फेक्शन भी हो जाता है कि नहीं आज मैंने एक अच्छे से मतलब चेंज हो गया मेरी बॉडी में कुछ, सो वी कैन एडवाइज दैट। एंड नेक्स्ट जो हमें इसको सिलेक्शन करना है वमन करने के लिए, हमें उसके पूरे प्रोटोकॉल्स को बना के चलना है वमन को प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट, हम सिलेक्ट करेंगे कौन कौन से पेशेंट को हम वमन दे सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, प्रॉपर उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए, उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन हमें करवाने चाहिए।